गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। हर बार की तरह इस बार भी हम जो है एक छोटी स्टोरी पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बतला दूं कि आप में से कुछ बच्चे क्रैश कोर्स को लेके थोड़ा कंफ्यूज हैं। उनको लग रहा है कि सर क्रैश कोर्स का जो शेड्यूल दे रखा है कैलेंडर में वो तो जो है वो जून तक का है, 70 डेज उसके अंदर है। पर जो क्रैश कोर्स का प्रोमो चल रहा है उसमें 45 डेज लिखा हुआ है। एक्चुअली बेटा जो 45 डेज लिखा हुआ वो हर सब्जेक्ट के 45 लेक्चर्स हैं जिनको जिनको जो है वो पूरा क्यूरेट करके तैयार किया गया है। तो थोड़ा सा जो है वहां पे मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है। तो एक्चुअली 45 वर्किंग डेज समझ लीजिए आप 45 वर्किंग डेज हैं। और उसमें भी थोड़ा सा हम लोगों ने टाइम टेबल को, अभी तक नीट की कोई डेट तो आई नहीं है, तो पहले हम लोगों ने जो है एकदम 45 डेज फिक्स किया था हमने। अब हमने क्या किया उसको कि एक दिन बायोलॉजी फिजिक्स रहेगा, अगले दिन बायोलॉजी केमिस्ट्री रहेगा, है ना। तो आपको पढ़ने का प्रॉपर ब्रीथिंग स्पेस मिल पाएगा सेल्फ स्टडी के लिए। तो हमने उस टाइम टेबल को वैसे प्लान किया है। तो जो आप शेड्यूल में देख रहे हैं, ट्रेनिंग शेड्यूल के अंदर देख रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। लेकिन आपके क्रैश कोर्स में जो लेक्चर का नंबर है हर सब्जेक्ट का तकरीबन 45 से 50 के बीच में होगा। तो हमने लोअर साइड पकड़कर चल रहे हैं। ज्यादा करेंगे हम तो अच्छी बात है आपके लिए, है ना। पर एक न्यूनतम क्या फिगर होगा वो आपको बतलाया गया उसके अंदर। रही बात क्रैश कोर्स के शेड्यूल की, तो बहुत जल्दी क्रैश कोर्स का शेड्यूल आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो अभी आपसे मैं कोई बहुत बड़ा ऐसा विस्मयकारी या अद्भुत टाइप का प्रॉमिस नहीं करूंगा, पर एक चीज का प्रॉमिस करूंगा कि बायोमेंट्रस का क्रैश कोर्स जो है वो कभी अभी से शुरू नहीं हुआ। 2017, 18, 19, 20, 21 एंड 22, ठीक है। तो बायोमेंट्रस का ये लगातार जो है वो समझ लीजिए 17, 18, 19, 20, 21 छठा सिक्स्थ क्रैश कोर्स है बायोमेंट्रस का। और बायोमेंट्रस के क्रैश कोर्स जो है वो इंडिया के सबसे सफलतम क्रैश कोर्स में से एक रहा है, जहां पर हम पूरा एनसीईआरटी कवर करने की कोशिश करते हैं। हम ब्रीफ में सारे कोर पॉइंट कवर करते हैं। दिस इज नॉट ए मार्केटिंग पिच, ठीक है, क्लियर कर दूं, ठीक है। ये मैं सिर्फ बताने के लिए कि बेटा भरोसा रखिए। और देखो, सबसे पहले तुमको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, सारे इंस्टीट्यूट अच्छा पढ़ाते हैं, सारे लोग मेहनत करते हैं, ठीक है। मेन चीज ये कि तुमको कहां समझ में आता है, कितना तुम अपने ऊपर भरोसा रखते हो, वो इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। जिनको बायोमेंटर से भरोसा है वो हमारे पास आए, जिनको नहीं भरोसा है तो कोई बात नहीं बेटा, कहीं और जाके पढ़िए ना, उसमें थोड़ी ना कोई दो राय है, बस आप पढ़िए सफल होने के लिए। चलिए, तो क्रैश कोर्स का डाउट तुम्हारा दूर हो गया ना। तो शेड्यूल को देखिए, आप ट्रेनिंग शेड्यूल को देखिए। प्रोमो जो है उसमें जो 45 डेज ट्रेनिंग है वो बेसिकली 45 लेक्चर्स हैं जिनको बांटा गया है। जैसे 30 चैप्टर हैं फिजिक्स में, 30 है केमिस्ट्री में, तो 45 कुछ कुछ चैप्टर को दो दो क्लास में बांटा गया है, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर हो सकता है 50 क्लासेस लगे हैं आपकी, टेट में भी पॉसिबल। तो अभी कोई डेट तो आई नहीं है। मतलब तुम ये मत सोचना, तुम्हारा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक तुम्हारे टेस्ट चलते रहेंगे, तब तक तुम्हारे को क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, तब तक जितेंद्र सर, अमर सर, संजय सर कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए करते रहेंगे। जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाओगे, हाथ पकड़ के वहां तक लेके जाएंगे, मतलब सब साथ रहेंगे आपका। एक एक का हाथ तो पकड़ नहीं सकते ना, वहां तक साथ रहेंगे। जब तुम एग्जाम दे लोगे उसके बाद जब तुम टॉपर बन जाओगे तो या तो याद कर लेना हमको या भूल जाना हमको। भूल जाओगे तो तुम्हारा नाम भी नहीं लेंगे हम, ठीक है। क्योंकि ये तो सच्चा, ये तो भैया सिंपल गुरु शिष्य का संबंध है। थोड़ा तो अहम होता है गुरु में कि मेरा शिष्य मुझे याद करे। जब तक तुम कुछ नहीं हो तब तक हम तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं पीछे के। जब तुम कुछ बन जाओगे तो तुम हमें याद रखोगे नहीं रखोगे तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। ये हमारे ऊपर नहीं, वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। हमने बहुत फेस किया ऐसा कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा किए कई बार वो पलट कर भी नहीं देखे, कई बार वो जो है वो पलट कर आए, गले लगे हमारे, ठीक है। वो सबके अपने अपने ऊपर निर्भर करता है। तो खैर, कभी कभी होता है ऐसा दुख दर्द, उसकी बातें होती है ना। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक छोटी बच्ची जिसका जन्म एक ऐसी जो है परिवार, क्या बोलूं मैं, परिवार था ही नहीं उस बच्ची के, कि उसकी जो मां थी वो अनमैरिड थी, ठीक है। मां अनमैरिड थी, अमेरिका की बात बता रहा हूं। मां अनमैरिड थी और जो है वो जब उसकी मां टीनेजर, जब 14-15 साल की रही होंगी तब बच्ची का जन्म हुआ, ठीक है। अब 15 साल की बच्ची जो वो खुद रही थी और उस समय वो किसी के घर में जो है वो एज ए मेड काम करती थी। मतलब वो घर का साफ सफाई ये सब काम वो किया करती थी मिसिसिपी के अंदर, यूएसए में, ठीक है।
तो उस समय जो है वो उनके घर उसके जो है उसकी उनकी जो मदर थी वो टीनेज मदर थी, और टीनेज मदर थी और उनको कोई सपोर्ट भी कुछ नहीं था। जो उस उनकी मदर की जो मदर थी और जो वो थोड़ी सी व्यवहार में एकदम क्रूअल टाइप की थी, बहुत अच्छे व्यवहार में नहीं थी वो। तो ऐसे परिवार में उस बच्ची का जन्म हुआ। जन्म होते ही उसने क्या देखा, उसने देखा गरीबी, और बहुत ज्यादा गरीबी। लोगों को लगता है कि अमेरिका में गरीबी नहीं है, पर ऐसा नहीं है, अमेरिका में भी बहुत ज्यादा गरीबी है कई कई लोगों के पास। ब्लैक परिवार, ठीक है, ब्लैक मतलब निग्रो परिवार को बिलोंग करती थी वो। घर में बहुत गरीबी है ना, हर चीज की मजबूरी, और सबसे बड़ी बात है घर का खराब माहौल। गरीबी हो लेकिन माहौल अच्छा हो तो भी कुछ कर लेता आदमी। घर का बहुत खराब माहौल, इतना खराब माहौल कि जब बच्ची वो 9 ईयर्स की थी तो उसके कजिन ब्रदर ने उसका मॉलेस्टेशन किया, चाचा ने उसका मॉलेस्टेशन किया, परिवार के जो सगे संबंधी थे जेंट्स, उन्होंने मॉलेस्टेशन किया। वो लड़की 9 वर्ष की उम्र से लेकर 13 वर्ष की उम्र तक लगातार शोषण का शिकार होती रही। उसका लोग मॉलेस्टेशन करते रहे और परिवार में कोई ध्यान देने वाला नहीं। माँ को जो है और दादी को किसी बात की कोई परवाह नहीं, उनको वो अपने जीवन में व्यस्त कि दादी बात बात में ताने देगी कि तेरा जन्म हो गया इसलिए तेरी माँ का जीवन खराब हो गया, तू कहां से आ गई। दादी बात बात में जो है उसको ताने देगी और बोलेगी कि तू पढ़ने बैठा देगी उसको, ठीक है। जरा हिली की वो एक बड़ी से डंडा था और डंडी थी, उससे वो मारा भी करती थी। हालांकि अमेरिका में बच्चों को मार नहीं सकते, पर वो ऐसा किया करती थी। घर का बहुत खराब माहौल। 9 वर्ष से लेकर 13 वर्ष की उम्र तक उस बच्ची का मॉलेस्टेशन होता रहा। एक दिन उस बच्ची को लगा कि अब बहुत हो गया, मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। वो 13 वर्ष की उम्र में घर छोड़कर भाग गई। घर छोड़कर भाग गई। उसने कहा दुनिया चाहे जितनी बुरी होगी पर इन लोगों से बुरी नहीं होगी, ये तो वर्स्ट केस सिनेरियो, सबसे खराब लोग इनके। तो वो भाग गई। जब भाग गई, कहीं पहुंची वो, तो किसी ने बताया, जो दूसरे सिटी में गई तो मालूम चला। अब वहां पे क्या होता है, वहां पे सोशल सिक्योरिटी बड़ी तगड़ी है अमेरिका के अंदर, सामाजिक सुरक्षा बहुत तगड़ी है। तो मालूम चला कि भी कोई बच्ची है जो अपना घर छोड़ के आ गई, घर के लोग मोलेस्ट करते थे उसको, तो उसको फिर जो है वो सोशल सर्विसेज वालों ने उसको जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया और उसको उन्होंने फोस्टर होम में भेज दिया। किसी एक व्यक्ति के घर में जो है उसको एज ए डॉटर के रूप में उन्होंने उसको अडॉप्ट किया कुछ समय। फोस्टर होम का मतलब ये नहीं कि परमानेंट आपने किसी को अडॉप्ट कर लिया, कुछ दिन के लिए आप किसी परिवार में जाकर रहते हैं, आप अच्छा लगता है तो आप लंबा रह सकते हैं। तो ऐसे फॉस्टर होम जैसे समान एक पिता के घर पहुंची, और वो पिता जो है वो ठीक थे, अच्छे थे, ठीक थे, काम में व्यस्त रहा करते थे। उन्होंने उसको पढ़ने स्कूल भेज दिया। जब ये स्कूल गई उस समय यह इनके साथ के जो उस जिस क्लास में ये पहुंची, जो इनका लेवल था, जो क्लास उन्होंने पास की थी, उसके बाद जब वहां पहुंची तो ये अपनी क्लास के बच्चों में उम्र में थोड़ी सी बड़ी थी, क्योंकि ये इनकी पढ़ाई बीच में छूट गई थी, थोड़ी सी बड़ी थी उम्र में। ब्लैक थी ये, देखने में कोई बहुत सुंदर नहीं थी, ब्लैक थी, सुंदर नहीं थी, और जो है वो बहुत पुअर थी, बहुत पॉवर्टी थी इनकी, क्योंकि इनके जिन पिता के पास फॉस्टर होम में गई थी वो भी कोई बहुत अमीर व्यक्ति नहीं थे। तो सब मिलाकर ये कि लोग बाग बच्चे, साथ पढ़ने वाले बच्चे इनकी गरीबी का मजाक उड़ाया करते थे। जब कुछ बोलने जाए तो बीच में बात काट देंगे। तो क्लास के अंदर भी बहुत एक प्रकार से होता ना बुलिंग करना, वो बुली भी हुआ। और उसके बाद क्या, अब उसने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उसने क्या किया, उसने जो है एक काम किया। उसको लगा कि ये बहुत दुख है दुनिया में, मैं अपने जिस परिवार को छोड़ के आई वहां दुख था, ठीक है, यहां लेके आई, यहाँ पे बच्चे बुली करते हैं सब वो। तो उसने अपना मन लगाया, उसने बाइबल पढ़ने में, और उसने बाइबल को पढ़ना शुरू किया, और वो घंटों घंटों बाइबल पढ़ा करती थी, और बाइबल के सारे वर्ड सब कुछ उसने कंठस्थ याद कर लिए थे। पूरी बाइबल की किताब जो है उनको याद थी, और बहुत अच्छे से उसको वो प्रीच कर लेती थी। वो उन्होंने अकेले मिरर के सामने रह के बाइबल को एक्सप्लेन करने की कोशिश की उन्होंने। और चर्च में जाकर वो जब संडे के दिन जब प्रे होता चर्च में, वहां जाके वो फादर के बाद में वो अपना वर्स सुनाएंगी, कुछ बोलेंगी, और धीमे धीमे लोग उनके जो है जितने लोग सुनते थे वो सब इंप्रेस होया करते थे कि इतनी छोटी बच्ची, 14-15 साल की लड़की जो है वो इतना अच्छे से एक्सप्लेन करती है। कई लोग उसको बोलते थे दी प्रीचर, ज्ञान देने वाली, प्रीचर, प्रीच करने वाली, ठीक है, वो उसको बोला करते थे। स्कूल के अंदर जो है उन्होंने ड्रामा में और इस तरह के जो होता ना, ड्रामा कंपटीशन हुआ और डिबेट कंपटीशन हुआ, उसमें भाग लेना शुरू किया उन्होंने, ताकि लोगों से, उनकी बच्चों से, साथ वाले बच्चों से उनके कनेक्शन डेवलप हो। और दूसरी बात है कि वो किसी से बात तो कर नहीं पाते, कम से कम इस बहाने लोगों से कम्युनिकेट कर पाएंगी, वो लोग जान पाएंगे। ड्रामा में पार्टिसिपेट किया, डिबेट में पार्टिसिपेट किया, स्पीच में पार्टिसिपेट किया, और वो उनके पास एक अच्छी एबिलिटी थी कि वो बहुत अच्छा बोल लिया करती थी स्पीच में। तो उन्होंने स्पीच के कॉम्पिटिशन जीतना शुरू किए।
एक दिन उन्होंने जो है वो स्पीच का कोई बड़ा अमेरिका में एक कॉन्टेस्ट था बच्चों का, वो उन्होंने जीत लिया। तो उसके बाद यहाँ पर उनको कॉलेज में एडमिशन मिल गया। अमेरिका में कॉलेज में पढ़ना बहुत ज्यादा महंगा है, कई बच्चे कॉलेज पढ़ ही नहीं पाते, यूएसए में सपना रह जाता है, ख्वाब। तो उनको कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली, उससे एडमिशन मिल गया कॉलेज में। अब कॉलेज पढ़ने पहुंचे तो वहां भी उन्होंने ड्रामा में, स्पीच में, डिबेट में पार्टिसिपेट किया। और एक दिन वो कोई नेशनल लेवल का कोई डिबेट कंपटीशन था यूएसए के अंदर, उसको उन्होंने जीत लिया, पार्टिसिपेट किया, बहुत मेहनत की, बहुत ज्यादा मेहनत की, घंटों घंटों दुनिया भर के, कोई डिबेट के लिए उन्होंने ऐसा कई किताबें पढ़ डाली एक 3 मिनट के डिबेट के लिए। एक 3 मिनट के डिबेट में रिलेवेंस इंफॉर्मेशन को देने के लिए उन्होंने किताबें पढ़ डाली, कई दिन भर लाइब्रेरी में बैठे रहना, पढ़ना, डिबेट की तैयारी करना। और इन्होंने जो है वो किया। एक दिन उन्होंने नेशनल लेवल का एक कॉन्टेस्ट था, वो जीत लिया। जीतने के बाद वो जो है वो उनको फिर ऑफर मिलना शुरू हुआ कि भाई चलो आ जाओ, रेडियो में जाके कुछ बोल दो, ठीक है। तो छोटे छोटे ब्रॉडकास्टिंग के काम उन्होंने शुरू किए। एक दिन जब एक मॉर्निंग में उनका एक शो था, वो शो जो है गुड मॉर्निंग टाइप का कोई शो था, उसमें वो रेडियो में काम करती थी। तो काफी अमेरिकन में काफी पॉपुलर हो गया वो, लोग जानने लगे कि भाई कोई ओपरा नाम की लड़की बहुत अच्छा बोलती है मॉर्निंग से। वो सुबह सुबह लोग रेडियो लगा के अपना काम करते थे, जैसे अपना एफएम लगाते हैं ना हम लोग, वैसे यूएसए में। फिर एक टीवी शो का ऑफर मिल गया उन्हें कि भाई तुम इतना अच्छा बोलती हो, तुम टीवी शो में आके बोलो। टीवी शो का ऑफर मिल गया कि न्यूयॉर्क एएम करके कोई टीवी शो था, उसमें उनको काम करने का मौका मिला। उन्होंने काम किया उसमें, और वो टीवी शो में जिस प्रकार से गेस्ट आया करते थे, उनसे इस प्रकार से वो बातें करती थी, जिन प्रकार से उनको एंटरटेन करती थी, जिस प्रकार से उनसे पूछती थी, और जितना नॉलेज इनके पास था उससे वो गेस्ट भी इंप्रेस हो जाया करते थे। तो ये शो बहुत अमेरिका में पॉपुलर हो गया, इतना पॉपुलर हो गया कि जब इस शो का अगला सीजन आया तो उसका नाम रखा गया द ओपेरा विनफ्रे शो। द ओपेरा विनफ्रे शो उसका नाम रखा गया। अब ओपेरा विनफ्रे शो जो है वो पूरे अमेरिका में छा गया, और लोग कहने लगे कि ये टीवी की महारानी है। ये मतलब जब ये स्क्रीन पे आती है, मतलब ये कि इसके पास इतना कंटेंट है इसके पास कि लोग बोर नहीं होते हैं। ओपेरा विनफ्रे ने खूब नाम कमाया, खूब शोहरत कमाई, खूब दौलत कमाई, इतना पैसा कमाया कि उन्होंने ओपेरा विनफ्रे नेटवर्क करके अपना खुद का चैनल लॉन्च कर लिया। उनका खुद का चैनल लॉन्च हो गया, और जो सबसे पॉपुलर चैनल में से एक रहा है अमेरिका के अंदर, बहुत पॉपुलर रहा के। उसमें फिर स्टार ने भी पैसा लगाया, ठीक है। स्टार मतलब स्टार टीवी वगैरह ने, नेटवर्क ने। और ओपेरा विनफ्रे अमेरिका में सबसे रिच ब्लैक लेडी बनी, सबसे रिच, बहुत पैसा। मीडिया कहते हैं कि मीडिया जो है रूपर्ट मर्डोक, ओपेरा विनफ्रे, ये वहां पे मीडिया के स्तंभ है। मतलब इनने बोल दिया तो पूरा मीडिया कवर करता है इसको, और ये मीडिया के जो है वो टाइकून माने जाते हैं। और आज इनके पास क्या नहीं है, पर्सनल जेट प्लेन से लेके विला आइलैंड है इनके पास, विलाज है इनके पास, गाड़ियों का ढेर लगा पड़ा है इनके पास। मतलब ओपेरा विनफ्रे ने क्या ऐसी चीजें जो उसके पास नहीं है, सब उसके पास है। दिस इज द स्टोरी ऑफ स्मॉल गर्ल, ठीक है। सिर्फ यकीन था उसे अपने ऊपर, और उसने पहला यकीन अपने ऊपर किया, दूसरा यकीन उसने ऊपर वाले पर किया, तीसरा यकीन उसने किया कि जो कर्म है, जो काम है, वो करना है मुझे, बेस्ट तरीके से करना है मुझे, ठीक है। और वो कहां से कहां पहुंच गई। आप सोच सकते हैं कि 9 इयर्स में किसी बच्ची का यदि मोलेस्टेशन होता है, 4 साल तक चलता रहता है, घर छोड़ के भागना पड़ता है, तो कैसे करियर बन सकता है उस बच्ची का। इससे मुश्किल कुछ हो सकता है क्या। दिस इज द स्टोरी ऑफ करेज, कि बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त भी आता है। सूरज डूबता है तो सूरज उगता भी है, प्रकाश होता है यदि अंधेरा है तो। याद रखिए, कोई भी रात ऐसी नहीं इसकी सुबह ना हो, इसलिए दुखी मत होइए। अपने हुनर पर यकीन रखिए, अपने आप पर यकीन रखिए, अपने इंटेंशंस पे, अपनी इच्छा, अपने जो आपने सोचे सपने, उन पर यकीन रखिए। एक दिन आपको भी ऐसी बड़ी मैसिव सफलता मिलेगी। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।